नेक्स्ट है कोलपिट ऑसिलेटर। कोलपिट ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसको स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए बनाया जाता है। मतलब आपको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप इसको यूज़ करोगे कोलपिट ऑसिलेटर को। ये बिल्कुल सेम होता है हार्टली ऑसिलेटर की तरह, बस डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर रोल ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं टैंक सर्किट में। अब वो कैसे क्या होता है, जैसे ये होता है हमारा टैंक सर्किट, दिस इज़ आवर टैंक सर्किट। तो इस टैंक सर्किट के अंदर यहाँ पे देखो 2 कैपेसिटर्स हैं, बीच में टैपिंग कर रखी है, फिर एक इंडक्टर है। लेकिन हार्टली के अंदर अपोजिट केस होता है, हार्टली के अंदर 2 इंडक्टर होते हैं और कैपेसिटर एक होता है, तो टैपिंग भी इंडक्टर की होती है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन होती है हार्टली के अंदर, सिर्फ आपस में इंडक्टर और कैपेसिटर को इंटरचेंज किया होता है। अब जो कोलपिट ऑसिलेटर है इसको डिज़ाइन हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल ऑसिलेशन आपको जनरेट करने हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की साइन वेव चाहिए आपको जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में हो। वो कितनी होती है हमारी 10 किलोहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक। कोलपिट ऑसिलेटर हमारे मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक ये हमें साइन वेव जनरेट करके दे देता है। अब कोलपिट ऑसिलेटर को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, अगर हमारे पास गेन डिवाइसेस हो जस्ट लाइक मोसफेट, बीजेटी, ओपैम्प एंड एलसी सर्किट वगैरह, अगर ये और डिवाइसेस हैं तो भी हम इस सर्किट को बना सकते हैं सिंपल रजिस्टर कैपेसिटर इनको यूज़ करने के बजाय। ओके, बात करते हैं सर्किट की। इस सर्किट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है ये टैंक सर्किट। इस टैंक सर्किट के अंदर बार बार कैपेसिटर क्या, हम सबको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर के अंदर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो रही होती है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, मान लेते हैं दोनों कैपेसिटर एक टाइम पे फुल चार्ज है, तो वो अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैग्नेटिक में। तो हमारा इंडक्टर बेसिकली एनर्जी को लेना स्टार्ट कर देगा और कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद जब ये फुल हो जाएगा तो ये इसको एनर्जी सप्लाई करेगा, तो आपस में इनका इंटरमिक्सिंग चलती रहती है। जो हमारे ये स्टार्टिंग का टर्मिनल है R1 एंड R2, ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर कहा जाता है इसको, क्योंकि जो भी सप्लाई आ रही है VCC ये उसको डिवाइड करने का काम करता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर आती है ट्रांजिस्टर। हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं कॉमन एमीटर, ना तो कॉमन बेस यूज़ करते ना कॉमन कलेक्टर यूज़ करते। अब कॉमन एमीटर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉमन एमीटर से क्या होता है, हमें आउटपुट में 180 का फेज चेंज मिलता है, और स्पेशली कोलपिट ऑसिलेटर के अंदर 180 का फेज चेंज तो यहाँ से हो जाएगा ट्रांजिस्टर के थ्रू। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर्स की कपलिंग है, तो कपलिंग की वजह से 180 का फेज चेंज यहाँ पे होगा। 180 फेज चेंज किसकी वजह से होगा, कैपेसिटर की कपलिंग की वजह से। तो नेट टोटल हमारे पास 360 का फेज चेंज हो जाता है इस पूरे कोलपिट ऑसिलेटर के अंदर। फिर जो हमारा ये बाकी कैपेसिटर्स हैं, रेजिस्टर हैं, ये सारे के सारे हमारे सर्किट को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से जो भी अब 180 का फेज चेंज करके जो भी हमारी सप्लाई आएगी, ये वाला कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक कर देगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को तो पास करता ही नहीं है, कैपेसिटर तो सिर्फ एसी को पास करता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे सप्लाई जाएगी जो कि इंडक्टर कैपेसिटर के अंदर बीच में इंटरमिक्स होते होते लास्ट में हमें क्या दे देगी, आउटपुट, और वो हमारी फिर से फीडबैक के तौर पे सप्लाई के अंदर फिर से चली जाएगी। अब जो हमारे ये वाले हैं कैपेसिटर C1 एंड C2, ये बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, और जिनकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज का ड्रॉप मिलता है। उसकी फीडबैक निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, C1 C2 हमारे टैंक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहे हैं, और उनकी जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका फीडबैक हम निकालते हैं वोल्टेज जो सेकंड के अक्रॉस है डिवाइड जो C1 के अक्रॉस है। अब
वोल्टेज बेसिकली क्या होती है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई क्या, करंट, आर रजिस्टर। अब कैपेसिटर है तो वहाँ पे क्या, कैपेसिटेंस यूज़ होगा, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो उन दोनों का सीरीज़ के अंदर है, करंट सेम होगा, आई की वैल्यू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिएक्टेंस सेम है, सॉरी करंट सेम है, तो वो वहाँ पे आई यूज़ कर लिया। और रिएक्टेंस जो है XC2 XC1 दोनों का पर्टिकुलर हमने यूज़ किया, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास फीडबैक फ्रैक्शन आ गया कि कितना हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है उन दोनों की वजह से। तो हमने क्या देखा था लास्ट कि ब्रैकोसेन क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, अगर वो फॉलो नहीं होगा तो ऑसिलेटर हमारा काम का नहीं है। तो उसके लिए क्या, अब ये तो हमारे पास आ गया कि बीटा C1/C2 है। C1/C2 क्यों, क्योंकि करंट तो कट गया था, बाद में सिर्फ क्या बचा था, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे डायरेक्ट इनवर्स किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटर्स के ऊपर, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है वो तो दोनों के अंदर सेम रहेगा क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी जा रही है। तो सिर्फ बचता क्या है, कैपेसिटर। तो हमारा बीटा किसके इक्वल आ गया, C1/C2 के। तो उसके बाद जो हमारा ब्रैकोसेन क्राइटेरिया था कि हमारे ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/बीटा। तो इसका मतलब कितनी, C2/C1। अब एक फेज चेंज 180 का कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से मैंने पहले ही बताया था। दूसरा C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है उनकी वजह से हमें मिलता है। अब क्योंकि हमने क्या देखा था ब्रैकोसेन की कंडीशन में, जब हमने कॉम्प्लेक्स को डील किया था, कि एक तो जो उसका मैग्नीट्यूड है ना ए बीटा का, वो क्या होना चाहिए, 1। दूसरा जो थीटा था वो 2n पाई के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, 2n पाई के। तो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। मिनिमम कंडीशन क्या आ गई, C2/C1, ओके। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 360 0। सेम बात है, तो यानी कि दोनों के दोनों कंडीशन होल्ड कर गई। तो इसका मतलब हमारा कोलपिट ऑसिलेटर क्या कर रहा है, सस्टेन ऑसिलेशन को हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि जो हमारा कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आपस में इंटरचेंज कर रही हैं वैल्यू को, तो इस चीज़ को आप कैसे डील करोगे। तो ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या आएगी ऑसिलेशन की, 1/2π√LC। इसमें L क्या है, हमारा इंडक्टेंस इंडक्टर का, एंड C क्या है, टोटल नेट कैपेसिटर। तो नेट जो कैपेसिटेंस है उसको आप कैसे निकालोगे, C1 C2/C1 + C2, क्योंकि उनका क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ओके। तो कैपेसिटेंस भी आ गया हमारे पास। अब इस कैपेसिटेंस की वजह से होता क्या है, बेसिकली कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और सबसे मेन इस कैपेसिटर की वजह से ड्रॉबैक आता है। इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो अनस्टेबल हो जाती है। किसकी वजह से, इनपुट आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से, यानी कि जो ये हम C1 एंड C2 यूज़ कर रहे हैं इनकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, ओके। तो C1 एंड C आउटपुट जो वेरी कर जाता है, इनकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, लास्ट में अनस्टेबल हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी तो मिलती है लेकिन वो स्टेबल नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ ड्रॉबैक्स ही हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशन क्या है कि हमें कोई भी साइन वेव या साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करनी है हाई फ्रीक्वेंसी की, तो किसका यूज़ करते हैं, कोलपिट ऑसिलेटर का। या फिर आपको वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा था कि कितनी ज़्यादा रेंज की 10 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके दे देता है। तो इसका मतलब एक वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी हम ले सकते हैं। उसके बाद मोबाइल एंड रेडियो कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और कई जगह पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये थे इसके ड्रॉबैक्स एंड इसके एप्लीकेशंस। बेसिकली
दिस वॉज ऑल अबाउट अवर कोलपिट ऑसिलेटर। और रही बात पर्टिकुलरली नहीं बताया वर्किंग की, वर्किंग के अंदर सिर्फ करना यही है, इस सर्किट डायग्राम को आप वर्किंग के अंदर ही एक्सप्लेन करोगे। यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, देन वो ट्रांजिस्टर से पास होके कैपेसिटर से पास हुई, उसके बाद सबसे मेन काम किसका होता है, हमारा टैंक सर्किट का। देन वो दोबारा से फीडबैक के फॉर्म में फिर से इनपुट के अंदर चली जाएगी। और ये सारे काम किसके अंदर आएंगे, वर्किंग के अंदर।